स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने सम नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था स्कॉलर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3 के साथ। ईयर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। टोटल सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिया है। तो अगर हम लोग टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और हम लोग को नीचे कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन डिटेल भी दिया हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अ सर्टेन कैश फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 2021-22। कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अपना अपना किताब में ये बात लिख लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स करने के लिए करीब 8 लाइन का जगह छोड़ देते हैं। सम्स को करने के लिए करीब 8 लाइन का जगह छोड़ देते हैं। 8 लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्किंग नोट 1, ठीक है। सम्स को करने के लिए 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पहले निकालेंगे। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल सेल्स बता दिया है 4,23,000। टोटल सेल्स बता दिया है 4,23,000। टोटल सेल्स से हम लोग क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज COGS 2,12,000। तो याद रखेंगे टोटल सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो जो आता है उसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो जो फिगर आता है उसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 2,11,000। 2,11,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस, अब स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि एक्सपेंसेस में बताया नहीं है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो COGS के अंदर छिपा हुआ रहता है। बचपन में सीखे थे COGS का फॉर्मूला, सेमेस्टर 3 अकाउंट जब पढ़ रहे थे तो COGS का फॉर्मूला सीखे थे। बताओ सिद्धार्थ, सेमेस्टर 3 अकाउंट में COGS का क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी COGS में कंसीडर हो चुका है। तो जो अलग से एक्सपेंसेस दिया है वो डेफिनेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो PL का आइटम होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000, तो हम लोग को आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि कितना आ रहा है 1,76,000। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब इस क्वेश्चन में देखो टैक्स का कुछ बोला ही नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट रहेगा, ना बिफोर टैक्स ना आफ्टर टैक्स। जब टैक्स ही नहीं है तो क्या बिफोर और क्या आफ्टर। तो यही हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद ऊपर जो जगह छोड़े थे 8-10 लाइन, वहां पे बना देंगे सम्स।
हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ कैश generated from operations, computation of cash generated from operations, particulars और दो अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वाला झमेला है नहीं, तो सीधा लिख देंगे नेट प्रॉफिट, जो कि आया था 1,76,000। वर्किंग नोट 1 बना के आया था 1,76,000। अब तुम देखो नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं 7 आइटम, 7 आइटम ऐड करते हैं। पहला होता है डेप्रीशिएशन, दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन, फिर होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉप, इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं ऐड नॉन कैश and non-operating items, non-cash and non-operating items nil, non-cash and non-operating items nil। इसके अलावा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब भी नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नील, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नील। मतलब फिर से कितना आ रहा है 1,76,000, क्योंकि 1,76,000 में जीरो ऐड करो और जीरो लेस करो तो फिर से 1,76,000 आ जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा मैजिक हो गया, ठीक है। ये मैजिक हमारा कैलकुलेटर में भी शो कर सकता है। 1,76,000 में प्लस जीरो करो और माइनस जीरो करो तो कितना आएगा 1,76,000। अच्छा से लिख देते हैं बड़ा करके 1,76,000। तो ये जो 1,76,000 फिर से वाला जो 1,76,000 है उसके सामने लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, फिर से वाला अमाउंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग को बस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का चेंजेस को नोटिस करना है। याद रखना करंट एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कैश का आउटफ्लो होता है और डिक्रीज होता है तो कैश का इनफ्लो होता है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले डेटर्स दिया हुआ है 1,34,000 से 1,24,000 से 89,000 हो गया, ठीक है। जल्दी बुक ले लो सब कोई, फोन से ज्यादा पढ़ाई तुम कर नहीं पाओगे तो लिख दो ऐड, यस लिख दो ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। 1,24,000 से 89,000 हो गया तो 35,000 इनर कॉलम लिख देते हैं। डेटर्स डिक्रीज हो गया, 2-3 लाइन का गैप छोड़ देना, लेस का आइटम लिख देते हैं। इन्वेंट्री देखो इंक्रीज हो गया, कैश का आउटफ्लो हो रहा है
थोड़ा देख लो और कोई इंक्रीज हो रहा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो वो ऐड होगा, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है वो भी ऐड होगा। तो इन्वेंट्री एकमात्र आइटम है लेस का, तो जो एकमात्र आइटम है वो इनर कॉलम में किसी का वेट नहीं करेगा, वो अकेला सीधा आउटर कॉलम चला जाएगा। तो 16,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री सीधा लिख देंगे 16,000। इसके अलावा देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस 21,000 से 15,000 हो गया तो लिख देंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। ऐड कैसे हुआ, मान लो तुमने दिसंबर में ही जनवरी फरवरी का फीस दे दिया था फॉर एग्जांपल, इसका मतलब तुम्हारा कैश का आउटफ्लो हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब जनवरी और फरवरी में जो कैश का आउटफ्लो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब जो कैश का आउटफ्लो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, इट इज एज गुड एज कैश का इनफ्लो, है कि नहीं। जो पैसा बाहर जाना चाहिए था वो पैसा उस समय बाहर गया नहीं, है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे तुमको देखो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉई है उसको ना सैलरी लेट से मिला, ठीक है, तो उसने ना 2 महीना का खर्चा क्रेडिट कार्ड पे चला दिया, इट मींस वो 2 महीना में उसका कैश का इनफ्लो हुआ है, कैसे, 1 रुपया नहीं आया फिर भी इनफ्लो बोल रहे हैं, क्योंकि उधार में लिया ना, किसी से हम उधार ले रहे हैं या उधार में पैसा ले रहे हैं, उधार में सामान ले रहे हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड हो गया। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना से कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे भी वही लॉजिक है, जो पैसा बाहर जाना चाहिए था वो गया नहीं, उल्टा और उधारी लेके बैठ गए, उधारी ले लिए तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो कितना से कितना हो गया, 71,000। तो इन तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 35 और 6 41, 41 और 71 1,12,000, तीनों को जोड़ के आउटर कॉलम में 1,12,000। देखो जो अकेला होता है ना वो किसी का वेट नहीं करता, है ना, जो अकेला होता है वो किसी का वेट नहीं करता। जैसे हिमांशु तुम अकेले आते हो क्लास तो तुम किसी का वेट करते हो, तुम किसी का वेट नहीं करते हो, अकेले चले आते हो। लेकिन सागर को देखो, आशीष को देखो, ये लोग एक दूसरे का वेट करते हैं, है कि नहीं, कि कब आएगा वो तो हम एक साथ ग्रुप बना के तब चलेंगे, क्लियर। तो 1,76,000 में 1,12,000 ऐड करो कितना आ रहा है बताओ, और उसमें से माइनस कर दो 16,000, ठीक है। तो 2,88,000 के सामने कुछ नहीं लिखेंगे, ये जो 2,72,000 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके सामने लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हो गया सम नंबर 3 कंप्लीट। सम नंबर 4, सम नंबर 4 पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने से पहले कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट में बनाया था वो लोग हमको कैलकुलेट करके ही दे दिया, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कुछ कुछ एग्जांपल लिख लो अपने अपने किताब में। सैलरीज, सैलरीज कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, लिखवा देंगे। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स होता है सैलरीज, कैश में पेमेंट करना पड़ता है, रेंट कैश में पेमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है
और ये सब कैश में पेमेंट भी करना पड़ता है, तो ये सब कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बट नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल लिख लो, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, बट वो नॉन कैश है। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब डेप्रीशिएशन नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या डेप्रीशिएशन नॉन ऑपरेटिंग है? नहीं नहीं नहीं, वो नॉन कैश है। तो बोल रहे हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो कैश एक्सपेंस नहीं है, बट वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है और क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में डिटेल में सीख लिया था। फिर डेप्रीशिएशन के ब्रैकेट में लिख दो नॉन कैश आइटम। डेप्रीशिएशन के ब्रैकेट में लिख दो नॉन कैश आइटम। किताब में देखो, स्कॉलर में मिलेगा तुमको। डेप्रीशिएशन के ब्रैकेट में लिख दो नॉन कैश आइटम। और फिर क्या दिया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय हमने डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम को माइनस किया था। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, उसी को कंसीडर करना चाहिए जिसके कारण कैश का आइदर इनफ्लो हो रहा है या फिर कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जिसके कारण कैश का कोई फ्लो हो ही नहीं रहा है उसको कंसीडर नहीं करना था, बट हमने प्रॉफिट निकालते समय उस डेप्रीशिएशन को लेस कर दिया था। पर वो तो नॉन कैश आइटम है, उसको लेस नहीं करना चाहिए था, उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए था। हम लोग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते समय लेस करते हैं, इनकम्स को कंसीडर करते समय ऐड करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया था, जो कि एक नॉन कैश आइटम है, उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए ऐड बैक कर देंगे। इसके अलावा तुम देखो कुछ डेटर्स दिख रहा है, कुछ इन्वेंट्री दिख रहा है, कुछ क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो वही हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। Computation of cash from operation, that is cash generated from operation before tax। तो particulars और एक अमाउंट, इफ रिक्वायर्ड दो कॉलम बना लेंगे बाद में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि दिया हुआ है 26,000। तो लिख दिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,000। इसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। जैसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एग्जांपल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, तो वो सब तो है नहीं। तो बस डेप्रीशिएशन है नॉन कैश आइटम में, तो उसको ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएशन कितना है? 10,000। एक मात्र आइटम था, ऐड कर दिए, ऐड करने पे आ रहा है 36,000। इसके सामने कुछ नहीं लिखना है, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब कुछ भी नहीं है तो नील। तो फिर से आ रहा है 36,000। जो फिर से वाला अमाउंट है, फिर से वाला अमाउंट, फिर से जो 36,000 आया उसके सामने लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। अब देखो डेटर्स 12,000 से 10,000 हो गया तो ये ऐड होगा। इन्वेंट्री 11,000 से 14,000 होगा तो ये लेस हो जाएगा। और क्रेडिटर्स 9,000 से 7,000 हो गया तो ये भी लेस हो जाएगा। तो ऐड का एक ही आइटम है तो लिख देते हैं ऐड। डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स कितना, 2,000। तो 36,000 में 2,000 ऐड किए तो कितना हो गया, 38,000। लेस कर देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, 11,000 से 14,000 हो गया तो इनर कॉलम में लिख दो 3,000। एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, दो हजार। तो 5,000 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। सम नंबर 4 कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। लिखा है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। क्वेश्चन में हम लोग को मशीनरी एट कॉस्ट दिया हुआ है, ओपनिंग 8 लाख है, क्लोजिंग 8,40,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000 दिया है। पेटेंट्स 5,60,000 और 3,20,000 दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसका कॉस्टिंग प्राइस था 80,000, जिसमें आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया था 48, मतलब आज उसका डब्ल्यूडीवी कितना था 32,000, उसको बेच दिया गया 40,000 में। तो 32,000 का मशीन को 40 में बेचने पे 8,000 का प्रॉफिट। एंड क्वेश्चन में लिखा है पेटेंट्स फॉर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। रिटर्न ऑफ को अंडरलाइन करके लिख लो अमोर्टाइज्ड। रिटर्न ऑफ वर्ड को अपना अपना बुक में अंडरलाइन करके लिख लो अमोर्टाइज्ड। रिटर्न ऑफ को अपने बुक में अंडरलाइन करके लिख लो अमोर्टाइज्ड। तो पेटेंट्स कितना अमोर्टाइज हुआ था 80,000। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। कुछ पेटेंट्स हमने बेच भी दिया था 40,000 रुपया में, सॉरी प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपया में। मतलब बेचा कितना में ये नहीं बताया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, करीब 5 लाइन का जगह छोड़ देते हैं मेन सम बनाने के लिए। खाली कैश फ्लो फ्रॉम 4-5 लाइन इज मोर देन एनफ। 4-5 लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। पहले बना लेते हैं पेटेंट्स अकाउंट। वर्किंग नोट 1 पहले बना लेंगे पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स अकाउंट 5 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। पेटेंट्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस पेटेंट्स का देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेटेंट्स हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कोई डेट दिया नहीं है तो सीधा लिख दो टू बैलेंस बीडी 5,60,000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। पेटेंट्स एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 5,60,000। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 3,20,000। $3,20,000 ये लिख दिए। अब देखो डेप्रिसिएशन का छोटा भाई का नाम क्या है, अमोर्टाइजेशन। जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जब इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है उसको राइट ऑफ करते हैं तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। से देखो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन डेबिट, और डेप्रिसिएशन के कारण एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। वैसे अमोर्टाइजेशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेटेंट्स वर रिटन ऑफ, और इसको हम लोग ने अंडरलाइन करके लिख लिया था अमोर्टाइज्ड। कितना तक का पेटेंट्स राइट ऑफ हो गया था, 80,000, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, इसलिए पेटेंट्स में लिख देंगे बाय अमोर्टाइजेशन 80,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने का पेटेंट्स को हम लोग ने अमोर्टाइज कर दिया था, 80,000, और कुछ पेटेंट्स हमने बेचा भी था एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो याद रखेंगे प्रॉफिट जब होता है तो उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में आता है, तो लिख देंगे 2PL नीचे डैश दे के प्रॉफिट ऑन सेल 40,000। तो पेटेंट्स के रिगार्डिंग ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो ये सारा इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके अब हम लोग पेटेंट्स का अकाउंट को करेंगे बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करके पता चलेगा कि जो पेटेंट सेल हुआ था वो कितना में सेल हुआ था। तो 6 लाख डेबिट में आ जा रहा है, और क्रेडिट में 3, 20 और 80 4 लाख, तो 2 लाख बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो 2 लाख। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ था, सेल ऑफ पेटेंट्स का एंट्री क्या होता है बताओ, सेल ऑफ पेटेंट्स का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, तो पेटेंट्स में लिख दो बाय बैंक, नीचे डैश दे के सेल प्रोसीड्स बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो सेल ऑफ पेटेंट्स आया या सेल प्रोसीड्स ऑफ पेटेंट आया, इससे कैश का इनफ्लो होगा, तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग में कंसीडर करेंगे। क्लियर, ये हम लोगों ने बना लिया वर्किंग नोट 1 पेटेंट्स अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेशन फॉर depreciation charged on machinery during the year, calculation for depreciation charged on machinery ड्यूरिंग द ईयर। तो सेकेंड क्लास में जो कैश फ्लो का सेकेंड क्लास था उसमें हमने लेजर बनाना सीखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर कैसे बनाते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो उसी क्लास में हम लोगों ने ग्रॉस मेथड में भी अकाउंटिंग सीखा था और नेट मेथड में भी अकाउंटिंग सीखा था। जिन लोगों का क्लास नहीं किया हुआ जरूर से कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज ग्रॉस क्या होता है नेट क्या होता है समझ में नहीं आएगा। तो नेट मेथड में हमने देखा था कि हम लोग डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल देते हैं,
तो स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल दे रहे हैं डेप्रीशिएशन को, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। ध्यान से देखो सब कोई, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है? 2,20,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये दिया हुआ है 2,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो। जो मशीन सेल हो रहा है वो कितना में खरीदा गया था? 80,000। उसमें आज तक टिल डेट कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 48,000। तो हम लोग ऐड कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन एसेट सोल्ड। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, मतलब जो मशीन बिक रहा है, जो एसेट बिक रहा है, उसमें आज तक कितना डेप्शन हुआ वो ऐड कर दो, 48,000। और इससे लेस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन था 2 लाख। तो सबको एडजस्ट करके देखो कितना आ रहा है, 68,000। तो ये जो 68,000 होगा, ये होगा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। ये हो जाएगा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर। ये हो जाएगा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन या डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर ताजा ताजा डेप्रीशिएशन कितना हुआ सिर्फ इस साल के लिए? 68,000। अब बना देंगे हम लोग वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट का ही तो मेन खेला होता है, और वर्किंग नोट आधा से ज्यादा दुनिया बनाता ही नहीं है, मन में कर लेता है, मन ही मन सोच लेता है ऐसा ऐसा होगा। तो अब बना लेंगे वर्किंग नोट 3, मशीनरी अकाउंट। देखो हम लोगों ने लेजर नहीं बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर नहीं बनाया, स्टेटमेंट फॉर्म में डेप्रिसिएशन निकाला, क्योंकि हम लोग नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो लिख देंगे वर्किंग नोट 3 मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ध्यान से देखो, मशीनरी एट कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करके बना रहे हैं? नेट मेथड।
तो मशीनरी का कॉस्ट ओपनिंग कितना दिख रहा है 8 लाख और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है 2 लाख। मतलब ओपनिंग WDV कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो लिख देंगे टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में दिखा देंगे 8 लाख रुपया था कॉस्ट ऑफ मशीन ओपनिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल था ओपनिंग में 2 लाख। तो ओपनिंग WDV हुआ 6 लाख, रिटन डाउन वैल्यू ओपनिंग WDV। नेट मेथड में हम लोग WDV लेते हैं और ग्रॉस मेथड में कॉस्ट लेते हैं। ग्रॉस मेथड में 3 लेजर बनता है, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नेट मेथड में हम लोग एक ही लेजर में खत्म कर देंगे, मशीनरी अकाउंट। तो टू बैलेंस BD 8 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख। सिमिलरली क्लोजिंग, तो क्लोजिंग लिख दो बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट क्लोजिंग है 8,40,000 माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,20,000। ये कितना आ रहा है 6,20,000। तो ये हम लोगों ने ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग WDV और क्लोजिंग WDV लिख दिया मशीनरी लेजर का। ओपनिंग WDV और क्लोजिंग WDV लिख दिया। अब तुम देखो हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 बनाया था, उसमें निकाले थे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर ताजा ताजा कितना डेप्रिसिएशन हुआ था 68, उसका जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन के कारण मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा तो मशीनरी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2। मतलब मशीनरी अकाउंट में वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना 48,000 जो मशीन सेल हो रहा है वो सब नहीं आएगा, सिर्फ करंट ईयर का ताजा ताजा डेप्रिसिएशन आएगा जो सारा मशीन के ऊपर चार्ज हुआ है। इसके अलावा देखो जो मशीन सेल हो रहा है उसका WDV कितना था, WDV, W के ऊपर एक तो मूवी बना हुआ धमाल है कि नहीं, क्लियर। तो WW बोलता है उसमें। तो 80,000 उसका कॉस्ट था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 48, तो WDV कितना 32,000। यस परफेक्ट, हम तो कहां गलत बोल रहे हैं। 32,000 का मशीन को 40,000 में बेच रहा है। तो एक बार देखो जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैंक डेबिट कितना 40,000, जितना बेचा उतना आएगा। टू मशीनरी कितना 32,000, और बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल 8,000। ठीक है, तो इसका लेजर पोस्टिंग हम लोग कर देंगे, इसमें पोस्टिंग कर देंगे बैंक डेबिट टू मशीनरी टू PL का पोस्टिंग कर देंगे। तो सबसे पहला बात यहां लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश देखिए सेल प्रोसीड्स कितना 40,000। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे टू PL, नीचे डैश दे के प्रॉफिट ऑन सेल 8,000। तो तुम देखो 40,000 क्रेडिट और 8,000 डेबिट, तो नेट में 32,000 क्रेडिट हो गया, WDV हट गया, ये WDV है, ये WDV है, और 40 क्रेडिट 8,000 डेबिट, तो नेट में 32,000 का WDV भी हट गया। क्लियर। तो बस अब बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग करके पता चल जाएगा हिडन परचेज कितना है। तो 68,000 और 40,000 1,08,000 6,20,000, टोटल कितना आ रहा है 7,28,000 टोटल, और 7,28,000 में से 6,08,000 को कर दो माइनस। तो हिडन परचेज जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं बताया था वो था 1,20,000।
तो लिख देंगे टू बैंक, नीचे डैश दे के परचेज बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं मेन सम में। वो जो 4 लाइन का जगह छोड़े थे, हेडिंग दे देंगे मेन सम में 4 लाइन का जहां जगह छोड़े थे। ये लेजर कंप्लीट सबका, इसको मिटा देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Computation of cash flow from investing activities. पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो पेटेंट्स अकाउंट बना के देखो, हमको पता चल गया था कि हम लोगों ने पेटेंट्स कितना में सेल किया था। तो पेटेंट्स कितना में सेल किया था चेक कर लो, लेजर में कितना आया था। सेल ऑफ पेटेंट्स आया था 2 लाख। तो लिख देंगे 2 लाख पॉजिटिव, 2 लाख पॉजिटिव। उसके बाद देखो मशीनरी, मशीनरी हमने कितना में सेल किया था। तो लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी 40,000 पॉजिटिव। सेल ऑफ मशीनरी 40,000 पॉजिटिव। और मशीनरी हमने परचेज भी किया था, तो परचेज ऑफ मशीनरी ये भी इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है। तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,20,000 नेगेटिव, बस और कुछ नहीं आएगा, और कुछ दिया भी नहीं है। तो नेट कर दो कितना आ रहा है, 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो 1,20,000 ही आएगा। तो 1,20,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो सम नंबर 6 में ना पहचान कौन खेलने बोल रहा है। सम नंबर 6 बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। तो एक एक करके पहचानते हैं। बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ना ही ऑपरेटिंग है, ना ही इन्वेस्टिंग है, ना ही फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को तो हम कंसिडर करते ही है इन्वेस्टिंग में, बट प्रॉफिट को अलग से कहीं कंसिडर नहीं करते। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग कहीं पे अलग से कंसिडर नहीं करते। तो पहला का आंसर हो जाएगा नो एक्टिविटीज या नो एक्टिविटी। ये जो पहला आंसर होगा वो हो जाएगा नो एक्टिविटी। हाँ देखो आया हुआ एग्जाम में 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच वर रिडीम्ड। तो ये कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंसिंग। हम लोग पहला ही क्लास में ये सब डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स तो तभी हम लोग पे करेंगे जब इनकम होगा, और इनकम ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिए थे फाइनेंसिंग, उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आखिरी वाला डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, शेयर्स परचेज किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, बोल के डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो ऐसा करने पे 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद का जो सम्स है वो हम लोग अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना तक ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करेंगे।